देखिए, हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है इस चैप्टर में से आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए चैप्टर को बहुत अच्छे से एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि साहब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, जब भी आप लोगों की पार्टनरशिप में टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज होता है तो आपकी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कहता है एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या कोई भी चेंज होता है आपके एग्रीमेंट में तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक एक पॉइंट को बहुत तरीके से समझना है, किसी भी पॉइंट में से आप लोगों का एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए ध्यान देंगे। क्या चीजें हो सकती हैं जब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा? अगर आप लोग चेंज करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा। कोई नया पार्टनर आता है तो भी ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। डेथ होते है, रिटायरमेंट होता है या फिर अमालगमेशन होता है टू पार्टनरशिप फर्म का, यानी कि दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलकर के कोई न्यू फर्म क्रिएट हो कर लेते हैं। इन केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें ये सारे पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपके अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है चेंज इन पीएसआर, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो अपना रेशो कर लेंगे चेंज। अब अगर अपना रेशो चेंज कर लेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो जो पहले मिल रहा था उससे कम मिलेगा, या पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिलेगा। यानी कि दो बातें होंगी, या तो कोई पार्टनर करेगा सेक्रीफाइस या किसी पार्टनर को होगा गेन। हो सकता है कि किसी को गेन करना पड़े, हो सकता है कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करे। चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर आप लोगों को निकालना है आप लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशो, एक सेकेंड, चलिए, अगर आप लोगों को निकालना है अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो तो आप लोगों का क्या फॉर्मूला रहेगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ऑब्वियस सी बात है, समझो कि सेक्रीफाइस आप करोगे तो आपका जो ओल्ड शेयर होगा वो ज्यादा होगा। अगर आपने अब सेक्रीफाइस कर दिया तो आपका न्यू शेयर जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है कम होगा। इसलिए माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखो, रटना नहीं है किसी चीज को। सिंपल सा कंसेप्ट है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आप लोगों का क्या होगा? ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद गेनिंग रेशो आप लोगों का क्या होगा? गेनिंग रेशो होगा न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। सर ऐसा क्यों? देखो, अगर आप गेन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जो पुराना रेशो होगा वो आपका कम होगा, नया जो आपका होगा वो ज्यादा होगा। तो राइट क्या होगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एक ही क्वेश्चन में गेनिंग भी होगा सेक्रीफाइसिंग भी होगा, तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो। सपोज आप सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करो, आपने क्या? ओल्ड माइनस न्यू। आंसर पॉजिटिव आया यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो है। आंसर नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है? ये गेनिंग रेशो है, ठीक है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं क्या है? द पार्टनर हु शेयर इज डिक्रीज्ड इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो ऑब्वियस, द पार्टनर हु शेयर इज इंक्रीज्ड इज कॉल्ड गेनिंग पार्टनर। दैट्स सो ऑब्वियस। अब जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट इज गुडविल। देखिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिस्कस करते हैं अब गुडविल का टॉपिक। अब ढंग से प्रॉपरली मेरी बात को समझेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का टॉपिक गुडविल। देखिए, अब बहुत अच्छे से यहां इस बात को आप समझिए कि गुडविल, पहली बात तो होती कितने टाइप के? देखो, गुडविल है आप लोगों की दो टाइप की, ठीक है। कौन सी? एक आपकी होती है
परचेज गुडविल, एक आपकी होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डाउट भी क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में कि साहब ये कौन सी गुडविल है और इसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से की जानी चाहिए। देखिए दो टाइप की गुडविल आप लोगों की होती है, एक गुडविल का नाम है आपका परचेज गुडविल और एक टाइप की गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मार्केट में जो आपकी इमेज बनती है, आप अच्छे प्रोडक्ट्स बेचते हो, मार्केट में आपकी जो ब्रांड वैल्यू बनती है वो आपकी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप कभी भी अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। अरे आप किस बेसिस पे दिखाओगे? आपकी क्या वैल्यू है? मान लो आप जियो कंपनी की बुक्स बना रहे हैं, मुकेश अंबानी उसके अंदर अपनी गुडविल दिखा दे कि हाँ मेरी वैल्यू 2 करोड़ के, ऐसे कैसे दिखा दोगे साहब? आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, ये बात बिल्कुल क्लियर रखें, ठीक है। अब बात आती है सर फिर परचेज गुडविल क्या होती है? देखो एक सीधी सिंपल सी बात समझो, अगर कोई बिजनेस किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस को खरीद ले, ठीक है, अगर कोई बिजनेस किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को खरीद ले और सपोज, अच्छा खरीदेगा किस वैल्यू पे? खरीदने के लिए अगर एक सीधा सीधा कंसेप्ट होता है कि उसकी बिजनेस की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, असेट माइनस लायबिलिटीज कर दो। अब मान लो कि असेट माइनस लायबिलिटीज की कि 100 करोड़ की उसकी असेट थी और 80 करोड़ की जो थी उसकी लायबिलिटीज थी, यानी कि लॉजिकली जो पैसा देना चाहिए वो 20 करोड़ रुपए का पैसा सामने वाले को देना चाहिए, और जबकि हम सामने वाले को 20 करोड़ ना दे करके दे रहे हैं 25 करोड़। तो ये 5 करोड़ का पैसा आप एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? 5 करोड़ का पैसा एक्स्ट्रा इसलिए दे रहे हो साहब क्योंकि सामने वाले ने ब्रांड इमेज क्रिएट कर रखी है और आप उसकी गुडविल का, आप उसकी ब्रांड इमेज का पैसा उसको दे रहे हो। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप पे कर रहे हो ना, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए है परचेज गुडविल। एक सीधी सीधी बात समझ लो यार, अगर आप किसी की सेल्फ जनरेटेड गुडविल को खरीद लेते हो तो ये आपके लिए बन जाएगी परचेज गुडविल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नॉर्मल गुडविल ब्रांड इमेज क्रिएट करके जो आप क्रिएट करते हो वो है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर आप किसी की सेल्फ जनरेटेड गुडविल को खरीद लेते हो, किसी का बिजनेस खरीद लेते हो और उसके बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा पैसा उसे देते हो, तो ये जो आपने ज्यादा पैसा दिया है ये किस बात का दिया है साहब? ये आपने गुडविल का दिया है और ये परचेज गुडविल है। ये परचेज गुडविल कंपनी की, फर्म की बैलेंस शीट में दिखाई देगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है नेचर ऑफ गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल किस टाइप की असेट है? इंटेंजिबल असेट की। सर ये बात तो बता दी, पर ये बात तो बताओ कि पार्टनरशिप में कौन सी गुडविल की बात करने वाले हो? हम जब गुडविल वैल्यूएशन की बात करेंगे तो उस गुडविल वैल्यूएशन में हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को बैलेंस शीट में गुडविल देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि वो परचेज्ड गुडविल है। चलिए अब आगे देखते हैं। Goodwill is an intangible asset that cannot be seen or touched. Obvious सी बात है। It is not a fictitious asset because it has a realizable value. ध्यान रखना साहब, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है? जिनकी इन फ्यूचर कोई वैल्यू नहीं होगी, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। इंटेंजिबल है पर इससे आपको फायदा होगा। गुडविल कैन बी सोल्ड बट ओनली अलोंग विद द सेल ऑफ बिजनेस। आप अपना बिजनेस बेचे बिना गुडविल नहीं बेच सकते साहब। आप कोई भी एसेट बेच सकते हो, अपना बिजनेस पूरा बेचने की जरूरत थोड़ी है। मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, जब आप बिजनेस बेचोगे, आपकी एसेट बेच दोगे, आपकी लायबिलिटी सामने वाले को ट्रांसफर कर दोगे, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा गुडविल। वो मानी जाएगी परचेज गुडविल। Purchase goodwill is recorded while self-generated goodwill is not recorded. Already discussed। इस बात को क्लियर रखें। कौन सी गुडविल रिकॉर्ड होगी? परचेज गुडविल रिकॉर्ड होगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी है? जो आपने अपने अच्छे बिजनेस से, अपने ब्रांड से क्रिएट की है। परचेज गुडविल कौन सी है? जब आपने किसी के बिजनेस को खरीदा है और उसके बिजनेस से ज्यादा पैसा जो है वो सामने वाले को दिया है, तो ये बन जाएगी आप लोगों की परचेज गुडविल। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, आपका गुडविल इंपैक्ट किन किन चीजों से होती है?
सबसे पहली बात, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप की क्वालिटी जो है आप वो प्रोवाइड कर रहे हो, लोकेशन पे डिपेंड करेगा, जगह जगह आपके जो है ब्रांचेस हैं, कस्टमर को बहुत इजीली आपका प्रोडक्ट मिल जाता है, सर्विसेज बहुत जल्दी मिल जाती हैं जब वो चाहते हैं। एफिशिएंसी जो है मैनेजमेंट की वो बहुत ही बढ़िया है साहब, ठीक है। इसके बाद लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस है, सालों से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा आपका ब्रांड इमेज का नाम बहुत सालों से चल रहा है। इसके अलावा जो रिस्क इन्वॉल्व है उस बात पर भी डिपेंड करेगा, और क्या आपकी मार्केट सिचुएशन चल रही है एट प्रेजेंट, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। देखो, हो सकता है आप लोगों की गुडविल पहले बहुत थी, पर आने वाले सालों में आपकी गुडविल जो है वो बहुत ही कम हो जाए। रीजन कोई भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट की इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो सकता है मार्केट कंडीशन इतनी बेटर ना हो। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, देखो यार, आप समझो कि ये ना एक वक्त पर मैं बात करूं, अगर वोडाफोन और आइडिया का बहुत नाम था, बहुत चलती थी कंपनियां, बहुत ज्यादा नाम था, पर जियो जब अपनी सर्विसेज लेकर के आया तो इन लोगों की बैंड बज गई। उसने बहुत टाइम तक अपनी सर्विसेज को फ्री रखा। रीजन बीइंग, मुकेश अंबानी के पास और बहुत सारे बिजनेस है करने के लिए, अरे वो एक में घाटा खाएगा तो औरों से प्रॉफिट कमाएगा और नुकसान को बेयर कर लेगा। पर ये कंपनियां तो सिर्फ नेटवर्किंग लाइन में थी, इन कंपनियों के लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि ये इतने इतने टाइम तक लोगों को फ्री दें या बहुत कम रेट पर जो है वो नेट अवेलेबल कराएं, कॉलिंग रेट्स अवेलेबल कराएं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इन दोनों कंपनियों को आपस में मर्ज होना पड़ेगा। तो जो गुडविल उस वक्त पे थी वो गुडविल आज नहीं है। तो मार्केट कंडीशन हो सकती है, मैनेजमेंट की जो है डेफिशिएंसी हो सकती है, इस कारण से आपकी गुडविल, आपकी ब्रांड इमेज घट सकती है, ठीक है। तो ये सारे रीजन आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ऑप्शन में आप लोगों को कोई ऐसा रीजन देगा जो उसको इफेक्ट नहीं करता होगा, इस टाइप के एमसीक्यू वो आपसे पूछ सकता है। हाँ साहब, अब मुद्दा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, वो क्या है वो हम समझेंगे एक एक करके बहुत अच्छे से। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो आपका है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो ये आता है कि आप लोगों को आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो समझना है आपको। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल के साथ साथ कुछ पैसा गुडविल के लिए लेके आएगा, या जब भी कोई नया कोई पार्टनर जाएगा तो उसको उसके हिस्से की गुडविल आप लोगों को देनी पड़ेगी। उनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है इसके लिए हम लोगों को ये टॉपिक डिस्कस करना है। चलिए, सबसे पहले इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम पहले अच्छे से यहां पर उस बात को समझ लेते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन की बात करते हैं तो सबसे पहला मेथड जो आप लोगों के लिए आता है वो आता है देखिए, आपके लिए पहला मेथड इसका आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी सिंपल मेथड आपको देखने को मिल सकता है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखने को मिल सकता है। हम पहले सिंपल वाले की बात कर लेते हैं। यहां आप गुडविल अपनी कैसे निकालेंगे? गुडविल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या? गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, क्या? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, जितने सालों के लिए आपको ये खरीदना है। ये बात एक बार बहुत ढंग से अपने माइंड में कंसेप्ट को इसको क्लियर कर लो कि इसका मतलब एक्चुअली में है क्या। देखो, ये जो एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं ना, ये एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ये है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी। समझ लेना इस टॉपिक को यहीं पे। इसका मतलब क्या है? एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ढंग से एक बार के लिए मेरी बात को अच्छे से समझ लो। आपके पास कोई नया पार्टनर आया, वो कैपिटल लेके आया, हमने उसको कहा कि साहब
अब हम हमारे रेशो में से काट करके कुछ पैसा तुमको देंगे, इसलिए कैपिटल के अलावा कुछ पैसा और भी हमको दो, जिसका नाम क्या होगा, गुडविल। अब साहब वो आपसे पूछेगा कि ठीक है, आप कह रहे हो कि मार्केट में अभी आपका नाम है, आपके मैं बिजनेस में आ रहा हूं तो आपका कुछ प्रॉफिट कम होगा, उसके बदले में मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेने में आ रहा है, मुझे बात समझ में आती है, ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान गया, मैं कितना क्या पैसा लाऊं ये तो बता दो। ठीक है साहब, आप तो हमारे ना गुडविल का पैसा ले आओ। अरे ठीक है, गुडविल का पैसा ले आओ, पर कितना पैसा लेके आऊं? देखो एक काम करते हैं, पिछले सालों के एवरेज के बेसिस पे जो है आप हमको पैसा दे दो। क्यों भाई, आप इन फ्यूचर पैसा कमाओगे हमारे कारण, तो उसका डिसीजन हम कैसे लें? उसका डिसीजन अब फ्यूचर में तो क्या होगा ये हमको नहीं पता। हम एक काम करते हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे जो है वो हम डिसीजन ले लेते हैं कि आपको इतना पैसा लाना है। अब पास्ट ईयर का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आती है। पर एक बात तो बताओ, अभी तो ठीक है आप लोग कह रहे हो कि आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इन फ्यूचर मैं भी काम करूंगा, मेरे अच्छे काम के कारण आप लोगों को भी फायदा होगा, तो मुझे ये तो बताओ कि कितने सालों के प्रॉफिट में आपके खरीदूं, कितने सालों के बेसिस पर जो है मैं आपकी गुडविल को डिसाइड करूं, उतना पैसा दूं। इसलिए हमने क्या किया है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज किए हैं। यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली है। एफएमपी मैंने क्यों बोला? एफएमपी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको ध्यान रखना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेने हैं। मतलब भाई ठीक है, एवरेज के बेसिस पे लिया, आगे के फ्यूचर के प्रॉफिट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन आप लोग जो पैसा मांग रहे हो वो फ्यूचर के कारण ही मांग रहे हो, इसलिए अगर कोई एडजस्टमेंट आएगा तो वो एडजस्टमेंट भी आप लोगों को करने पड़ेंगे। सर कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं, कैसे हम उन चीजों को निकालेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट हमको करने पड़ेंगे, वो अभी हम लोग बात समझ लेते हैं। पहले सिंपल से कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो फॉर्मूला सिंपल आपका है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब कौन कौन से एडजस्टमेंट जो हैं, क्या क्या चीजें एडजस्टमेंट आप लोगों को करने पड़ेंगे वो समझ लो। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके ए और बी पार्टनर थे, सी पार्टनर ने जो है वो न्यू एंट्री मारी, ठीक है। अब ए और बी आपके पार्टनर हैं, सी ने न्यू एंट्री ली, ऑब्वियस सी बात है उसको गुडविल के लिए बोला जाएगा, तो उसके गुडविल का पैसा कैसे डिसाइड होगा? वो 1/4 पार्ट के लिए आया है सपोज, और बोला कि जो फर्म की गुडविल है वो कैसे डिसाइड होगी? वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पर, कितने साल के? 3 इयर्स के, 3 इयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड होगी, प्रीवियस ईयर के 3 इयर्स के बेसिस पे डिसाइड होगी, और वो कितने साल के लिए उसे खरीदेगा? अपन ने से 5 ईयर परचेज, ठीक है। सॉरी, एक बार मैं वापस ले लेता हूं। चलिए, अब देखेंगे, आपसे वो कहता है कि वापस ले लेते हैं एक बार अपन, कि गुडविल अपन को निकालनी है। ए और बी पार्टनर थे, 3:2 में पार्टनर थे, सी आया है 1/4 के लिए। गुडविल अपन को कैसे निकालनी है? गुडविल निकालनी है 3 ईयर के
प्रॉफिट के बेसिस पे 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, और कितनी ईयर की परचेज? 5 इयर्स परचेज। ठीक है, अब चलो 3 साल के प्रॉफिट ले लेते हैं। सपोज 20,000, 10,000 एंड 60,000। ठीक है, ऑल राइट। अपन को निकालना है इसका एवरेज, तो इसका एवरेज कितना हुआ? 20 प्लस 10 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 90, तो ये आ गया अपना 30,000। ठीक है, 30,000 के लिए एक बार अपन इसको इसका ले लेते हैं, ये आया आपके लिए 1/3 के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 30,000 के लिए आपकी जो ये आई, ये आया है आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट। क्या आया है? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का कितना बोला था साहब? गुडविल आप लोगों को कैसे निकालनी थी? गुडविल निकालनी थी 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, यानी कि 30,000 मल्टीप्लाइड बाय आप लोगों का हो गया 5, यानी कि 1,50,000। सर उसका रेशो कितना है? ये आई आप लोगों की फर्म की गुडविल। ये क्या आई? फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा कितना है? उसका हिस्सा है आप लोगों का 150 का 1/3, यानी कि आपका हो गया 50,000। आ गई ये बात समझ में? इज दैट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये तो था बिल्कुल सिंपल पॉइंट जहां पर आप लोगों को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा था। अब बात करते हैं कि गुडविल में आपके क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकते हैं जिसके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे। ढंग से बात को समझिएगा। देखिए, एडजस्टमेंट किसके करने पड़ेंगे? एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट। कब? जब आपको निकालनी है आप लोगों के गुडविल। तो आपको एक एडजस्टमेंट करना है एबनॉर्मल लॉस का, एक एडजस्टमेंट करना है आपको एबनॉर्मल गेन का, एक एडजस्टमेंट आप लोगों का होगा अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस केस की बात करते हैं। सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? सपोज ये मान के चलिए किसी साल में ऐसा हुआ, पिछले कोई साल दे रखे हैं जिनमें किसी साल में ऐसा हुआ कि अर्थक्वेक आ गया या आग लग गई। अरे ऐसा होने से आपके बिजनेस में नुकसान होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर ईयर का जो है वो प्रॉफिट जो है वो हैम्पर हो जाएगा। अब इस केस में क्या है? इस केस में बात यह है कि हम लोग, देखिए मैंने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों को एक्चुअली फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए। अरे क्या आपके बिजनेस में हर साल आग लगेगी क्या? ऐसा नहीं होगा ना साहब। अगर ऐसा नहीं होगा तो जब आप लोग एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे, जब उसके अंदर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे, तो ये जो एबनॉर्मल लॉस है वो आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद सर बात करते हैं एबनॉर्मल गेन की। देखो एबनॉर्मल गेन क्या है? हो सकता है किसी बिजनेस में किसी साल में एकदम से आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम से प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा? कोई भी सिचुएशन हो सकती है। चलो मान के चलते हैं कि कोई कंपनी है जो डील करती है मेडिसिन में। जिस वक्त कोरोना आया उस वक्त पे एकदम से सैनिटाइजर की, मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। अब अगर अपन को उनके पिछले सालों के प्रॉफिट देखने हो तो अपन को देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर वो दो सालों में जो हुआ उनका प्रॉफिट एकदम से बहुत बूम पे आ गया, और फिर आगे आने वाले सालों में वापस वही हो गया। क्यों? कंपनी जो है वो डील कर रही थी मास्क में, कंपनी डील कर रही थी सैनिटाइजर में। सर नॉर्मली जितना बिकते होते तो बिके, लेकिन कोरोना टाइम पे उन लोगों को क्या हुआ? बहुत ज्यादा बिके, तो आपका बिजनेस एकदम से बहुत हाइक कर गया। क्या रीजन था? वो एबनॉर्मल गेन था, बिजनेस का था, लेकिन वो एबनॉर्मल गेन था क्योंकि वो एकदम से हुआ। वो हर साल नहीं होगा। नॉर्मली आपका जो रेशो है मान लो वो 10-10% हर साल
आप लोगों का प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन उस साल में आपका प्रॉफिट रेशियो जो था वो 60% बढ़ गया, 70% बढ़ गया। ये तो खैर एक नॉर्मल की बात हुई। कभी कभार बिजनेस में कुछ स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट हो जाते हैं, ऐसे केसेस में भी जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा और वो एबनॉर्मल गेन होगा। इन फ्यूचर वो प्रॉफिट नहीं होने वाले हैं, तो हम उन्हें क्या कर देंगे, हम उन्हें कर देंगे लेस। आ गई बात समझ में? अब बात आती है, एक क्वेश्चन में आप लोगों को अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में दे रखा होगा। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, प्रॉफिट के साथ, डायरेक्ट रिलेशन विथ प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट के साथ। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया है तो आपने उस साल के प्रॉफिट को भी बढ़ा दिया है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया है तो आपने उस साल के क्लोजिंग स्टॉक को भी कम कर दिया है। इसलिए जब आप लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे तो इस बात पर ध्यान दोगे कि अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन करते वक्त क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया है तो प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, यानी कि अब आपको उसको कम करना पड़ेगा। अगर उल्टा किया है तो जस्ट इसका वाइस वर्सा कर दोगे, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होगा और ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशनशिप होगा। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कैलकुलेशन करते वक्त, अगर आप लोगों को डिफरेंट साल दिए हैं तो यह बात ध्यान रखना मेरे प्यारे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में कोई गड़बड़ी है किसी साल में तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो अगला साल है उसके ओपनिंग स्टॉक में भी गड़बड़ी है, यानी कि एडजस्टमेंट बाकी साल मतलब अगले साल में भी करना पड़ेगा। गलती कब है, जब गलती होती है क्लोजिंग स्टॉक में। यह बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब बात करने वाले हैं हम किस मेथड के बारे में, एवरेज प्रॉफिट के मेथड हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एक क्वेश्चन फिर भी आप लोग कहते हैं तो मैं करा देता हूं आप लोगों को कि सर ऐसा एक क्वेश्चन करा दो हम लोगों को ताकि हम लोगों के लिए इजी हो जाए। तो चलो देखो, मान लो आपको सेम क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अपन को 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। उनको 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। पहले साल का आपका प्रॉफिट जो है वो है मान लो आपको 17, 18, 18, 19, 19, 20 इस तरीके से आपको दिया, और आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं साहब वो दे रखे हैं 50,000, 70,000 और 80,000 के, ठीक है। अब वो आपसे कहता है कि 18, 19 में जो है आपके बिजनेस में आग लग गई थी जिसके कारण आप लोगों को 20,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लॉस बाय फायर इस साल में कर देंगे ऐड, ठीक है। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब वो आपसे कहता है कि मान लीजिए 1920 वाले ईयर में जो है आप लोगों को एक एबनॉर्मल गेन हो गया था। अब एबनॉर्मल गेन कितने का साहब, एबनॉर्मल गेन आप लोगों को मान लेते हैं ये 50 ले लिया, ये आपका 90 आ गया, 140, 140 तो 70,000 का, ठीक है। 70,000 का क्या हो गया था, आपको एबनॉर्मल गेन हो गया था, तो उस साल हम हटा देते हैं। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आप लोगों का आ गया 50,000, नेगेटिव है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ये आप लोगों का आ गया 90,000, ये आप लोगों का आ गया 10,000, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसका जो एवरेज लेना है वो कितना हो गया, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 50,000। इस हिसाब से आपको करनी है कैलकुलेशन। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए
अब एक बात करते हैं, जो मेथड है आप लोगों का सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोग अब गुडविल कैलकुलेशन के लिए बात करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो सुपर प्रॉफिट मेथड आप लोगों का क्या होता है, इस बात को ढंग से समझेंगे। देखिए, जैसे वहां गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों ने क्या किया था, एवरेज प्रॉफिट, वैसे ही यहां करेंगे आप सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन वही नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, मुद्दा आता है कि सर ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, सुपर प्रॉफिट आप लोगों का क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है अगर आप लोग नॉर्मली अपने बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना रिटर्न उस पर आप लोग कमाओगे। क्या बिजनेस में जो आप लोगों की कैपिटल लगी है उस कैपिटल पर आप लोग नॉर्मली कितना पैसा जो है वो कमाओगे, ये आप लोगों का होता है नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि जब नॉर्मल प्रॉफिट आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आप लोगों को दे रखी होगी। ये क्या है, NRR का मतलब क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एग्जाम में आपको गिवन होगी। कितना पैसा लगा करके कितना पैसा एक्सपेक्ट करते हो, ये आप लोगों को गिवन होगा। ठीक है, अब ठीक है, अब मुद्दा आता है इस कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है, अब मुद्दा किसका आता है, इस कैपिटल एम्प्लॉयड का, कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रख लेना, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है स्टूडेंट्स में कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाले, क्योंकि आपके कोर्स में कंपनी भी आता है, आपके कोर्स में पार्टनरशिप भी आता है। जब आप कैलकुलेशन करते हो कंपनी में, जब आप कंपनी पढ़ते हो तो वहां पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, इस पार्टनरशिप में यहां पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये कंफ्यूजन अभी खत्म कर लेना। पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम गुडविल निकालते हैं तो गुडविल में हमको जो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए वो हमको ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, यानी कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए यहां कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो है वो आपकी कैपिटल है प्लस आपके रिजर्व एंड सरप्लस है, यानी कि प्रॉफिट। ये चीज समझ लेना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप। सर जब वहां हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, कहां, कंपनी में, तो कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि ये कौन सी कैपिटल, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट होता है। कंफ्यूज होते हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पार्टनरशिप में, जहां कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा, जहां खुद की कैपिटल दे रखी होगी और लोन भी दे रखा होगा या कोई लॉन्ग टर्म डेट दे रखा होगा। आप लोग तीनों ऐड मत कर देना भाई, ये गलती मत करना। पार्टनरशिप के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एंड रिजर्व है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि आपने टोटल पैसा जो है मार्केट में खुद से और मार्केट से लेकर के कितना लगा रखा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल, सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी कैसे है आप लोगों को, देखो कैपिटल प्लस रिजर्व। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आपको कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखी है तो वो हटा देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं तो वो भी आप लोग हटा देंगे।
अगर उस पॉइंट से निकालना है आपको असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टोटल असेट लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक्सक्लूडिंग गुडविल का तो मतलब ही नहीं था, गुडविल होगी नहीं आपके पास। टोटल असेट एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे उसके अंदर से, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा देंगे और फिक्टिशियस एसेट हटा देंगे, माइनस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। कैपिटल लेनी है, रिजर्व एंड सरप्लस लेने हैं, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेने। अगर असेट अप्रोच से निकालते हो, क्या क्या हटाओगे, टोटल असेट हटा, असेट में से आप लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी हटा दोगे सारी, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो सब हटा दोगे। और ध्यान रखना टोटल असेट में क्या नहीं लेना है, एक तो गुडविल नहीं लेनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब ऐसी एसेट जो आपको इन फ्यूचर कोई बेनिफिट नहीं देने वाली है, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। कोई P&L का सस्पेंस हो, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट हो, इस टाइप के जो असेट हैं वो आप लोगों को नहीं लेनी है, ये आप लोगों की फिक्टिशियस एसेट का पार्ट है। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ जी, अब मुद्दा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड का। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर होना क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड है तो कैपिटलाइजेशन दो चीजों से, कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन क्या हो रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में अगेन आप लोगों के दोनों पॉइंट आ जाएंगे। किस मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर आप लोगों को आपके गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो क्या फॉर्मूला होगा समझिए। एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तो आपका हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलता है तो ये आ गया। गुडविल निकालने के लिए आप इसमें से क्या कर देंगे, एवरेज, ये गुडविल है, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट। किस केस में? कैपिटलाइजेशन के केस में। तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR इनटू में 100 माइनस में आप लोग कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्या? एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस में आप लोग क्या कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आप लोगों को बात अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है सर, अगर ये चीज सुपर प्रॉफिट में पूछी जाए तो क्या होगा? अगर ये चीज सुपर प्रॉफिट में पूछी जाए, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर ये बात अपन से सुपर प्रॉफिट में पूछ लेता है कि सुपर प्रॉफिट से आप हमें निकाल के दिखाओ, तो सुपर प्रॉफिट के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुडविल कैसे निकलेगी। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन वाला, ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इनटू में 100 माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को नहीं करना है। ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है। आ गई बात समझ में? अगर एवरेज प्रॉफिट से निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR इनटू में 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है, ध्यान रखना, भूलना मत। सुपर प्रॉफिट से निकालते हो कैपिटलाइजेशन के केस में तो सिर्फ सुपर प्रॉफिट अपॉन में NRR इनटू में 100 है। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट अपॉन में हो गया, ये कर लिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम पढ़ने वाले हैं अभी चेंज इन PSR। तो चेंज इन PSR के केस में आप लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा, ये बात समझ लीजिए। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर द शेयर्स गेन्ड विच इज रिकॉर्डेड थ्रू अ सिंगल जर्नल एंट्री। क्या करेंगे आप? सिंगल जर्नल एंट्री से उसे करेंगे। क्या होती है सिंगल जर्नल एंट्री, वो देखते हैं।
एंट्री होगी आप लोगों की गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट वॉट एवर द केसेस टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, आप लोग अगर गेन करेंगे तो आपको सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा गुडविल का, उसके हिस्से का। अभी कोई एडमिशन या रिटायरमेंट की बात नहीं हो रही, इसलिए एंट्री आप लोगों की क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसको मिल रहा है, अरे भाई मिल नहीं रहा है। पार्टनर्स कैपिटल क्या है आप लोगों की, कैपिटल उन लोगों की लायबिलिटी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम हो रही है। तो कम हो रही है तो गेनिंग पार्टनर का जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यह बात ध्यान में रखो, जर्नल एंट्री के कंसेप्ट माइंड में क्लियर होने चाहिए। नहीं क्लियर है तो 1 मिनट के लिए सुन लो। असेट्स आप लोगों की इंक्रीज होती है, डेबिट होगी, डिक्रीज होती है, क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज आप लोगों की इंक्रीज होती है, क्रेडिट होगी, डिक्रीज होती है, डेबिट होगी। इनकम और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होते हैं और एक्सपेंस और लॉसेज ऑलवेज डेबिट होते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट के इस फीचर को जर्नल एंट्री करने वालों को अपने माइंड में बिठा के रखो, इस पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं वो क्या कहता है। गुडविल इज एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑब्वियस सी बात है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखेंगे किस पे, एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उनके बेसिस पे वो क्या कहता है, अगर आपको क्वेश्चन करते वक्त ऑलरेडी कोई गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में दिख जाए, इसका मतलब क्या है, वो परचेज गुडविल है। अभी आप जो गुडविल के कैलकुलेशन करने वाले हो वो दूसरी गुडविल है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो ऑलरेडी आप लोगों की गुडविल है, जो बैलेंस शीट में आप लोगों की परचेज गुडविल पड़ी हुई है, उसको रिटर्न ऑफ कर दो, उसको खत्म कर दो। आ गई बात समझ में? तो क्या कहता है वो एंट्री, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, कहता है इट इज रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि वो जो पैसा है वो आप लोग खत्म कर दोगे। यानी कि एंट्री जो हो जाएगी आप लोगों की हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या होगी, टू गुडविल अकाउंट। ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी और जो आप लोगों की बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है वो आप लोग क्या कर दोगे, रिटर्न ऑफ कर दोगे, उससे खत्म कर दोगे। किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ये AS 26 के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? गुडविल के पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, सारे मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एडजस्टमेंट क्या क्या करने होंगे वो डिस्कस कर लिए। अब गुडविल के टॉपिक से ऊपर बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। जो आपके रिजर्व पड़े हैं या जो आपके प्रॉफिट हैं पुराने, वो आप लोग उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो साहब, होगा क्या, आप लोगों के पास आप लोगों के रिजर्व्स होंगे, उन रिजर्व्स को आपको बांटना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बांटोगे उनको आपके पार्टनर्स में, पार्टनर्स की कैपिटल उससे बढ़ेगी तो एंट्री रिजर्व, प्रॉफिट, चाहे वो आपका वर्कमैन कंपनसेशन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, इनके ट्रीटमेंट होते हैं, वो भी समझेंगे हम लोग। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये डेबिट गलत लिखा हुआ है, भूल जाना, ठीक है। क्या करोगे आप, बेसिकली आप लोगों को करना यह है कि आपको आपके प्रॉफिट के जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है आपके पार्टनर्स में। हाँ, बाई चांस अगर आपका लॉस चल रहा है तो उस लॉस से, या आपका कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे आपके पार्टनर की कैपिटल या आपका करंट अकाउंट कम होगा, तो एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L या टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोगों को क्लियर होगा। अब कह रहा है कि अगर पार्टनर्स जो हैं वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं
तो कहता है साहब एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो नेट रिजर्व के बेसिस पे। सर ये एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? देखो, अगर आप रिजर्व बांटना नहीं चाहते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बांटना नहीं चाहते हो, तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हो। सर कैसे करेंगे समझ लो। ठीक है, आपके पास पेंडल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया, कुछ नहीं दे रखा होगा तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है 50,000। ठीक है, व्हाइट ले लेते हैं, ज्यादा बेटर दिखेगा आपको। ठीक है, P&L ठीक है दिया है आपको 20,000 का। ध्यान रखना, कुछ नहीं दे रखा होता है तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस बना जाता है। ठीक है, कुछ जनरल रिजर्व दे रखा है आप लोगों को 50,000 का। आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मान लो आप लोगों का 10,000 का। ठीक है, तो ये दोनों क्रेडिट हैं, ये दोनों क्रेडिट हैं, ये आपका डेबिट है। ठीक है, तो ये आपका 60,000 का क्रेडिट आ गया जो आपको बांटना है। ठीक है, वैसे अलग अलग बांटते हैं, अब इन्होंने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके कहा है बांटने के लिए, तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, आप लोगों को रेशोज गिवन होंगे, उन रेशोज के अकॉर्डिंग आप लोग सेक्रीफाइस निकालोगे, आप लोग न्यू निकालोगे, और अगेन सिंगल एंट्री क्या होगी, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट। भाई स्पेलिंग मिस्टेक को तो माफ कर देना, मुझसे होती है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। ठीक है, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट कब है सर ये? जब वो अपने रिजर्व वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट जो है वो नहीं करना चाहते, तो आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, किसके बेसिस पे? नेट रिजर्व हम लोगों ने निकाला और नेट रिजर्व के बेसिस पे उसको बांट दिया। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, गेन इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड लॉस इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड अमंग द इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात हो रही है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं तो समझ लीजिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो आपके हो सकता है रीअसेसमेंट हो आपके असेट और लायबिलिटीज में, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक अकाउंट जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे असेट और लायबिलिटी देखने के लिए। सपोज आप लोगों की असेट बढ़ रही है, तो असेट बढ़ रही है तो असेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन। हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन। तो आप लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन एंट्री क्या हो जाएगी लेजर में, बाय असेट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर डिक्रीज होगी तो इस तरीके से। लायबिलिटीज के केस में लायबिलिटी बढ़ती है मान लो, तो आपकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है तो भी वो यहां आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से वाइस वर्सा यहां होगा, डिक्रीज होती है, असेट इंक्रीज होती है, यहां आ जाएगी। ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट अल्टीमेटली बेयर कौन करेगा, सॉरी मिलेगा किसको, अल्टीमेटली मिलेगा पार्टनर्स को। तो वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल या करंट अकाउंट में। कौन से रेशो में, ये ध्यान रखेंगे, ओल्ड रेशो में होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस में रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। ठीक है, चलिए अब अगेन वो क्या कहता है, ईदर ऑफ दी टू विल अपीयर। अगेन ऐसा होता है, क्या कहता है, अगर पार्टनर्स जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू नहीं चाहते, डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू, तो इस केस में क्या होगा, अगेन आप लोग एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट हो रहा है, असेट बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, उस केस में पूरा प्रॉफिट निकाल करके क्या करोगे, अल्टीमेटली सिंगल एंट्री पास कर दोगे नेट गेन और लॉस के बेसिस पे। सर कौन सी एंट्री होगी, अगेन वही एंट्री होगी आप लोगों की, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
आ गई बात समझ में? कब है? अगर वो रिवाइज्ड वैल्यू पे इसे लेना नहीं चाहते। अब हम बात कर रहे हैं सीयूएटी की, तो किन चीजों पे आपको फोकस रखना है अपना, वो है इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग देम शेयर ऑफ गुडविल, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग फर्म्स गुडविल एबनॉर्मल लॉसेस एडेड वाइल एबनॉर्मल गेन्स आर डिडक्टेड। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई, क्या बताया? स्टॉक के बारे में। आ गई बात समझ में? ये चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, एक बात और अपन की रह गई थी, वो अपन समझ लेते हैं। जब अपन ने गुडविल समझा था, वो भी बात मैं आप लोगों को समझा देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या था अपन लोगों का? हाँ, ये हमने समझे थे एडजस्टमेंट किस किस चीज के करने पड़ेंगे, एबनॉर्मल लॉस के, एबनॉर्मल गेन के, अंडर ओवर वैल्यूएशन स्टॉक के। एक चीज और आपको समझा देता हूं यहां पर, वो भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो समझ लो। यहां पे क्या पूछा जा सकता है आपसे? हो सकता है आपने अपने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया हो, या फिर वाइस वर्सा। सर मतलब क्या है? देखो, आपने कोई, सुनना अच्छे से मेरी बात समझना, आपने कोई असेट खरीदी थी, ठीक है? असेट खरीदी, उस असेट को असेट नहीं मान करके आपने कोई एक्सपेंस मान लिया। सपोज जैसे आपने 2 लाख रुपए की बाइक खरीदी, ठीक है? अब इसको बाइक की तरह नए ट्रीट करके आपने कोई एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, ठीक है? क्या ट्रीट कर लिया? एक्सपेंस। अब अगर आपने इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, तो आपने गलती क्या की? देखो, पहली बात तो, अगर आपने उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने उस साल के प्रॉफिट को कम कर दिया। आ गई बात समझ में? एक गलती और हुई आपसे, मान लो इस पर जो है वो 10% डेप्रिसिएशन लगना था, ठीक है? अगर इस पर 10% डेप्रिसिएशन नहीं लगना था, तो वो डेप्रिसिएशन आपने नहीं लगाया, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। आ गई बात समझ में? भाई अल्टीमेटली मैं सिर्फ उस साल की बात करूं तो हुआ क्या होगा, 2 लाख रुपए से तो आपका प्रॉफिट कम हुआ है, तो आप उसको प्लस कर दोगे, ठीक है? इसके अलावा आपने 10% डेप्रिसिएशन अगर उसको कार मानते तो चार्ज करते, जो कि चार्ज नहीं किया, अब कर दो, तो वो कितना हुआ? 20,000। तो अल्टीमेटली आपको उस साल के प्रॉफिट में कितना ऐड करना पड़ेगा? 1,80,000 रुपए ऐड करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या किया आपने? आपने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, या रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस मान लिया। तो इस एडजस्टमेंट को आपको करना पड़ेगा जब आप करते हैं गुडविल, जब आप निकालते हैं प्रॉफिट, तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए की एक बाइक ली जिसको आपने एक्सपेंस मान लिया, तो एक्सपेंस मानने के कारण हुआ क्या? एक तो आपने उस साल के प्रॉफिट को कम कर दिया 2 लाख रुपए से। दूसरा, अगर आप उसको असेट मानते तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते, जो आपने नहीं किया, तो वो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर लो, तो आप लोग एक तो 2 लाख रुपए से उस साल के प्रॉफिट को बढ़ा दोगे, 2 लाख का 10% 20,000 डेप्रिसिएशन लगाते तो उस साल के प्रॉफिट को कम कर दोगे, अल्टीमेटली उस साल का प्रॉफिट 1,80,000 रुपए से बढ़ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप लोगों को और भी साल दे रखे तो ये डेप्रिसिएशन और सालों में भी लगना होगा, तो आप उस सालों के प्रॉफिट को भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट से एडजस्ट करोगे, यानी कि डेप्रिसिएशन लेस करोगे। सर कितना? 20-20,000? अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड करता है कि मेथड कौन सा है, एसएलएम है या फिर डब्ल्यूटीवी है। अगर एसएलएम है तो हर साल 20,000 रुपए करोगे, नहीं तो डब्ल्यूटीवी है तो जैसे एक पहले साल में कितना हुआ? 20,000, दूसरे साल में इसकी वैल्यू होगी 1,80,000, तो कितना लगेगा? 18,000। इस तरीके से चलता चला जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से रखनी है ध्यान, जब आप करते हैं आपके प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ठीक है?
चलिए, ये अब टॉपिक हम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमारे थे चेंज इन पीएसआर, एंट्रीज क्या होंगी, अगर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज क्या होती हैं, गुडविल के जितने टाइप होते हैं वैल्यूएशन होती हैं, एंट्रीज क्या होती हैं, किस तरीके से निकालते हैं, कितने टाइप की गुडविल होती है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। एक फेयर जो ट्रीटमेंट देना चाहिए इस चैप्टर को, वो हम सारा ट्रीटमेंट दे चुके हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोगों को, अगेन मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को क्वेश्चंस देंगे, वो क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों की तैयारी बेटर हो सके इसलिए कुछ एमसीक्यूज हमने लिए हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हाँ साहब, when there is a change in profit sharing ratio among existing partner, goodwill is adjusted through। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोगों का चेंज होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू। तो गुडविल किसके थ्रू एडजस्टेड होती है, कैसे किया था हम लोगों ने, क्या रिवॉल्यूशन, नहीं, क्या कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, एग्जिस्टिंग गुडविल थोड़ी कह रहा है। When there is a change in profit sharing ratio among existing partner, goodwill is adjusted through capital account of sacrificing and gaining partner। अपना सही है, ठीक है। P&L अकाउंट नो। चलिए, A, B and C share profit and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to share profits equally. The sacrificing ratio will be कितना होगा, क्या कह रहा है, A और B और C पार्टनर है, 3:2:1 में डिसाइड करते हैं शेयर और प्रॉफिट क्या करेंगे, इन फ्यूचर इक्वल करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड पार्ट माइनस न्यू पार्ट। क्यों सर, क्योंकि जो पुराना हिस्सा है वो आपका ज्यादा होगा। तो किसका पूछ रहा है अपन से, अपन किसी एक का निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ए का कितना होगा, रेशो कितना था पुराना, 3/6 माइनस न्यू पार्ट कितना है, 1/3। ठीक है, अगर 12th में आप लोगों ने ढंग से नहीं समझा था तो ये समझ लो, इसको इक्वल कर लिया करो और फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए। हाँ, तो फिर भी मैं समझा रहा हूं कि ऊपर नीचे आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/6। वैसे आप फास्ट कैलकुलेशन माइंड में करोगे। हाँ, कितना आ गया आप लोगों का, 1/6। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 1/6। बी का कितना हो गया, बी 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 का हो गया आप लोगों का कितना था, 2/6 माइनस में आप लोगों का 1/3। तो अगेन ये कितना हो गया, 2/6। तो ये हो गया 0। और सी का निकाल लेते हैं हम, सी का था 1/6 माइनस में 2/6, यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो इसने किया है गेन, यानी कि सैक्रिफाइसिंग जो सिर्फ की है वो किसने की है साहब, ये तो इसका आ गया आप लोगों का 0 आंसर। ये आ गया 1 - 6 1। तो यानी कि आपका रेशो क्या हो गया, रेशो आपका हुआ 2:1। इज दैट क्लियर, आ गई ये बात समझ में आप लोगों को। चलिए, एक सेकेंड रुकेगा। 3/6 माइनस में 1/3 यानी 2/6। तो ये हो गया अपना 1/6। ठीक है, बी के केस में 2/6 माइनस में
1/3 यानी कि 2/6, ये हो गया 0। सी का जो है वो 1/6 माइनस में 1/3 यानी कि 2/6 यानी कि -1/6। तो सेक्रीफाइसिंग जो आपका कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, वो आप लोगों का कर रहा है ए। ठीक है, चलिए। गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A and B share profit in 5:3. They change ratio to 3:5. Calculate gaining ratio. क्या है गेनिंग रेशियो आप लोगों का, तो समझ देंगे कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस में ओल्ड। तो न्यू कितना है, ए का न्यू है 3/8। इसका कितना है, बी का ओल्ड कितना था 5/8। तो ये चला गया आप लोगों का नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि इस बंदे को, ये बंदा कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है साहब। फिर आपका आता है बी का। तो बी कितना कर रहा है, बी है 5/8 माइनस में आप लोगों का 3/8 यानी कि 2/8 यानी कि ये हो गया आपका सी। ठीक है, एक कर रहा है गेन, सॉरी एक कर रहा है सेक्रीफाइस और बी कर रहा है गेन आप लोगों का। इज डेट क्लियर? आ गई ये बात अच्छे से समझ में? ओके, सॉरी, ये हो गया 1:1। इज डेट क्लियर और नॉट? XYZ share profit in 4:3:3. They decide new ratio 2:3:5. Find sacrificing partner. तो कितना क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा आप लोगों को, वो देख लेते हैं अब हम। XYZ शेयर करते हैं प्रॉफिट 4:3 में। डिसाइड न्यू रेशियो, फाइंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ओल्ड माइनस में आपका है न्यू। ठीक है, चलिए। तो जिसका आंसर ठीक है पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। तो 4/10 माइनस में आ जाएगा आप लोगों का 2/3/5 2/10 यानी कि ये पॉजिटिव आ गया 2/10। तो यही सेक्रीफाइसिंग होगा, पर एक बार देख लेते हैं, हो सकता है दूसरा भी हो। y भी देख लेते हैं। y का रेशियो आपका था 3/10 माइनस में ये 3/10 यानी कि 0। z का भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका रेशियो था 3/10 माइनस में आप लोगों का 5/10 यानी कि ये जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है साहब। तो नेगेटिव है यानी कि गेनिंग है, यानी कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सिर्फ कौन कर रहा है, वो कर रहा है आप लोगों का x। A and B share profits 3:2. Goodwill of the firm is valued at ₹50,000. They decided to share profit equally. Amount of goodwill to be adjusted through capital account will be. क्या कहता है आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 की थी। गुडविल जो थी फर्म की वो वैल्यू कर रखी थी ऑलरेडी आप लोगों ने 50,000 की। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अमाउंट फ्यूचर में क्या सोचते हैं कि प्रॉफिट जो कर लेंगे हम लोग कितना कर लेंगे, 1:1 का कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट से कितनी एडजस्ट होगी आप लोगों की गुडविल, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आप लोगों का रेशियो देख लो। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू कर लो, न्यू माइनस ओल्ड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3/5 था आपका, माइनस में आप लोगों का कितना बोला, इक्वल कर लेते हैं 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15, ये आपका 9, ये हो गया 5 यानी कि 4/15। तो 4/15 होगा
अब आप लोगों की वैल्यू कितनी हुई, ये आप लोगों की वैल्यू कह रहा था गुडविल फॉर्म की वैल्यू करने के लिए 50,000। एक बार वो भी चेक कर लो, आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी वही आता है। बी का कितना होगा, बी का है 2/5 माइनस में, सॉरी दो ही तो हैं, सॉरी 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 3/5 और माइनस में दे डिसाइड टू 1/2, यानी कि ले लो आप 10 ले लो, 6 1/10, ठीक है। ये 2/5 माइनस में 1/2, यानी कि आप लोगों का आ गया 4 - 5 - 1/10, यानी कि ये जो बंदा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बंदा गेन कर रहा है। मुद्दा अभी सिर्फ अमाउंट का पूछा है, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। मुद्दा है कितना जो है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, तो 1/10 यानी कि 5,000 रुपए एडजस्ट होंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। When goodwill already appears in the books and partners change ratio, it should be, क्या कह रहा है, जब गुडविल आपकी ऑलरेडी अपेयर होती है बुक में और पार्टनर्स चेंज करते हैं रेशियो, तो इट शुड बी किस में होगी, रिटर्न ऑफ होगी आप लोगों की ओल्ड रेशियो में। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाएं। पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट्स 7:3, दे डिसाइडेड न्यू रेशियो 3:2। फाइंड करना है आप लोगों को गेनिंग रेशियो। क्या फाइंड करना है आप लोगों को? गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। तो गेनिंग रेशियो का आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का आप लोगों का फॉर्मूला है न्यू माइनस में ओल्ड। तो न्यू आपका कितना है 3/5, ओल्ड कितना था आपका 7/10, यानी कि ये हो गया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो नीचे 10 हो जाएगा। 6 - 7 -1 आ रहा है, यानी कि ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। ओके, और दूसरा आपका ये P हो गया, ये Q हो गया, ऑब्वियस सी बात है उसका। तो ये फिर भी चेक कर लो एक बार। न्यू आपका 2/5, 3/10, तो ऊपर नीचे 2 से, तो ये हो गया 1/10, यानी कि रेशियो जो आपका हो गया वो हो गया 1:1। आ गई ये बात समझ में? गेनिंग रेशियो क्या हुआ 1:1। ओके, फिर हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन। हिडन गुडविल वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को गुडविल नहीं दे रखी होगी, आप लोगों को गुडविल निकालनी होगी, तो उस केस में आप लोगों को क्या दे रखा होगा? उस केस में आपको टोटल कैपिटल दे रखी होगी और न्यू रेशियो गिवन होंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ABC share profits 2:2:1. They decided new ratio 3:1:1. Goodwill is 40,000. Find amount to be paid by gaining partner. Gaining partner कितना अमाउंट पे करेगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए जरूरत होगी अपन को निकालने की गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मूला। तो A का गेन निकालने की कोशिश करते हैं। कितना आ रहा है? कहता है गेनिंग निकालने का मतलब न्यू माइनस ओल्ड, तो 3/5 माइनस में करेंगे अपन 2/5, यानी कि 1/5। ये हो गया इसका गेन। गेन ये कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया। बी का देख लेते हैं। बी 1/5 माइनस में 2/5, यानी कि ये आ गया माइनस, ठीक है। सी का देख लेते हैं। सी का 1/5 माइनस में 1/5, यानी कि 0। तो गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है ए, और ये कितना पैसा देगा? गुडविल का 40,000 था, तो 40,000 का 5, यानी कि 8,000 रुपीज उसे देने पड़ेंगे। किसको? बी को। एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट। The profit of last 4 years
आर रुपीज 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. गुडविल विल बी. चलिए 2 मिनट में आपको देता हूं, आप लोग कैलकुलेट करके देखिए कितनी होगी. हाँ जी. चलिए निकाल लिया होगा, आई होप. नहीं निकाला कोई बात नहीं, देख लेते हैं अपन. प्रॉफिट दे रखे हैं 4 साल के. गुडविल वैल्यू हो रही है 3 ईयर परचेज पर. एवरेज प्रॉफिट पे ऑब्वियस सी बात है गुडविल को वैल्यू करना है. गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ योर परचेज, जो कि 4 इयर्स दे रखे हैं. तो 3 साल के पहले प्रॉफिट दे रखे हैं. 3 ईयर परचेज है और 4 साल के एवरेज लेने. 3 साल की परचेज है तो 4 साल की प्रॉफिट कितने हो गए? 40 और 50 90, 90 और 60 1.5 लाख, 1.5 लाख और ये 2,20,000, 2,20,000. ठीक है. 50 90, 90 60 150, 220. ठीक है. 4 कितना हुआ? 4 20 55,000. 55,000 तो आप लोगों का आ गया एवरेज प्रॉफिट. ठीक है साहब, ये आ गया आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट. अब आपको क्या कहा था गुडविल निकालने के लिए? इसको आपको कर देना है कितने से मल्टीप्लाई? 3 से. तो यानी कि आप लोगों का आ गया 1,65,000 आंसर. चलिए भाई साहब बड़े आगे. प्रॉफिट फॉर 3 years आर रुपीज 20,000, 30,000, 40,000. वेटेड, यानी कि यहां पर आप लोगों को दे रखा है वेटेड प्रॉफिट. तो वेटेड एवरेज लेना है, किस तरीके से लेंगे समझ लेते हैं. प्रॉफिट्स आप लोगों को दे रखे हैं. गुडविल जो है वो आप लोगों को कहा 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो करना क्या होता है देखो मेरे बच्चों, प्रॉफिट ले लो, वेट ले लो, प्रोडक्ट ले लो. ठीक है. प्रॉफिट है आपके 20,000, 30,000 और ये 40,000. कितना? 20,000, 30,000 और ये 40,000. वेट लेते हैं हम जो दे रखे हैं 1 2 3. प्रोडक्ट आया इसका 20,000, इसका प्रोडक्ट आया 60,000 और इसका प्रोडक्ट आया 1,20,000. इसका टोटल कर लेते हैं. ये आ गया आपका 6. इसका भी टोटल कर लेते हैं. तो 1 20 प्लस 60 ये 2 लाख. ठीक है. चलिए अब हमने किया ये 2 लाख. फिर ये कहता है गुडविल जो है वो 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट की निकलनी है. ठीक है. तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 6. ऑब्वियस सी बात है नहीं कटेगा. मल्टीप्लाई कितने से करना है वो भी देख लेते हैं एक बार. मल्टीप्लाई करना है 2 साल से. तो 2 3 जा, तो यानी कि ये जो आ गया 6. ऑब्वियस सी बात है, तो ये आंसर होगा. यानी 66,667 बोल लो या 6 बोल लो, एक ही बात है. आ गई बात समझ में? फटाफट निकालने होते हैं. जहां आपको दिख गया यानी कि इसमें से और इसमें से कोई आंसर होता तो अपन ने क्लियर कर लिया उस बात को. इज दैट क्लियर? चलिए एवरेज प्रॉफिट जो था वो आप लोगों का दे रखा था 1,20,000 का. कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों की दे रखी थी 8 लाख रुपए की. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का. गुडविल आप लोगों को कहा गया है वैल्यू करनी है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. गुडविल आपको निकालनी है. आ गई बात समझ में? करते हैं हम इसको, आराम से समझते हैं. ठीक है.
एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, नॉर्मल रिटर्न दे रखा है, गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालनी है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड पे अपन रेट अप्लाई कर देंगे, यानी कि जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा वो 8 लाख का 10% यानी कि कितना आ जाएगा? 80,000 रुपए आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सुपर प्रॉफिट आप लोगों का कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट यानी कि 1,20,000 माइनस में 80,000 यानी कि ये का हो गया 40,000। सुपर प्रॉफिट हो गया कितना बोला? कितना गुडविल वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला 40,000, 40,000 का मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 1,60,000 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड होता है एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी पे। पास्ट प्रॉफिट पे सब बेस्ड होते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट पे भी होते हैं, एसेट वैल्यूएशन पे, लेकिन एक्सेस अर्निंग कितना ज्यादा कमा रहे हो, कितना ज्यादा एक्सेस में, आप नॉर्मली कितना मानते थे उससे ज्यादा कितना एक्सेस में कमा रहे हो, तो आंसर क्या होगा? एक्सेस अर्निंग कैपेसिटी। चलिए अब ये देख लेते हैं क्या कह रहा है आपको। एवरेज प्रॉफिट जो था वो आप लोगों का था 1,50,000, नॉर्मल रेट जो थी वो आप लोगों की थी 10%, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख, गुडविल निकालनी है। क्या पूछा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से नहीं, सुपर प्रॉफिट मेथड से ही पूछा है क्योंकि नॉर्मल रेट भी दे रखी है। एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट आप लोगों का 12 लाख का 10% यानी कि 1,20,000 हो गया। 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट में से आप लेस कर दो तो 30,000 हो गया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ये अच्छा, ये कैपिटलाइजेशन मेथड पे है बेटा, ये ध्यान रखना, ये ऊपर इसके हट गया है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड चालू है यहां से। ठीक है, ध्यान रखना, इसके साथ जोड़ा है ये। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है आपको। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, गुडविल दे रखा है। अब गुडविल में भी एवरेज प्रॉफिट से है या सुपर प्रॉफिट से, थोड़ा सा इसमें लिखने में कंफ्यूजन हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम दोनों तरीके से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट से निकालना हो, ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट से निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इंटू में 100 माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है साहब, तो कितनी है आप लोगों की? 1,50,000, यहां कर लेता हूं मैं, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 माइनस में 12 लाख। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया 15 लाख माइनस 12 लाख यानी कि 3 लाख रुपए। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट से अगर आपको ये निकालनी होगी तो आप लोगों का क्या आएगा? आप लोगों का आएगा आंसर 3 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? अगर ये गुडविल सुपर प्रॉफिट से भी निकालनी होती तो भी एक बार अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर सुपर प्रॉफिट से अपन इसको निकालना होता तो क्या आंसर आता। सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले के अंदर एसपी अपॉन में एनआरआर इंटू में 100 होता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आप लोगों का कितना होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप लोगों का होता 1,20,000 यानी कि सुपर प्रॉफिट आता आपका 30,000। 30,000 एनआरआर कितना होता? 10%, यानी कि कैसे भी निकाल लो सब आंसर आपका कितना आता? 3 लाख आता। इज दैट क्लियर? आ गई ये बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, गुडविल विल बी, अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव हो तो गुडविल क्या होगी? गुडविल होगी नहीं, जीरो होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। हाँ, अब आया सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो 1 मिनट देता हूं आप लोगों को, फटाफट करके देखो।
एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए का, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 15 लाख रुपए की, गुडविल वैल्यू करनी है 3 ईयर परचेज के बराबर गुडविल क्या होनी चाहिए। कैपिटलाइजेशन मेथड चल रहा है ये, ठीक है, ध्यान रखना कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से निकालना है आपको। मैं कर रहा हूं, चलो ठीक है। देखो ये 12% दे रखी है, ये 15 लाख दे रखा है, तो 15 का नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 15 लाख का 12%, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 तो आपका हो गया नेट प्रॉफिट। गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ, सॉरी, अगर 3 ईयर परचेज ऑफ इस तरीके से कहे तो फिर ये वो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं है, उस पर ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो हटाओ इसको, सुपर प्रॉफिट ये सिंपल, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकाल चुके, एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख था, नेट प्रॉफिट अपन ने निकाल लिया 1,80,000 रुपए का। तो आप लोगों का सुपर प्रॉफिट जो आ गया वो कितने का आ गया, वो आ गया 20,000 रुपए का। कोई दिक्कत, कोई डाउट इस बात में? नेट प्रॉफिट 1,80,000 है, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 हो गया आप लोगों का। ये आप लोगों को आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज के बराबर, तो आप लोगों की 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000। दिस इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में 100, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। चलो अब दे रखा है सुपर प्रॉफिट 50,000 का, नॉर्मल रेट 10% की, गुडविल। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड से आप लोगों से पूछा है, तो सीधा सीधा सिंपल से सवाल है भाई, 50,000 डिवाइडेड बाय 10%, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख। Which method gives the highest value of goodwill generally? कौन सा मेथड जो है आप लोगों का गुडविल में हाईएस्ट वैल्यू देता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, या ऑल गिव सेम रिजल्ट? सब ये बात मैं आप पे छोड़ता हूं, आप लोग एक क्वेश्चन लेंगे, करके देखेंगे उसे, सारे ऑप्शंस लिखो अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी 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 है, सारों से आंसर निकाल के देखो कि आंसर क्या आता है। आपके लिए ये The profit of the year 23 was 1,20,000. It was discovered that closing stock 20,000 was omitted. Correct profit for goodwill calculation will be, क्या करेक्ट प्रॉफिट होगा आप लोगों का? देखो प्रॉफिट आप लोगों का कितना था, 1,20,000 था। ये डिस्कवर किया कि आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी कि अंडर वैल्यूएशन किया है आपने क्लोजिंग स्टॉक का। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का, मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है रिलेशनशिप, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट रिलेशन विथ प्रॉफिट। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे? प्रॉफिट से। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों का नहीं, आप लोगों ने जोड़ा था, तो अब जोड़ दो, तो आपकी वैल्यू जो प्रॉफिट आ गई वो कितनी आ गई, 1,40,000 आ गई। फिर कह रहा है करेक्ट प्रॉफिट, तो करेक्ट प्रॉफिट तो 1,40,000। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट शोन फॉर 2022 was ₹90,000, डेप्रिसिएशन ₹15,000 was not recorded. एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी, देखिए प्रॉफिट आप लोगों को कितना दे रखा है, 90,000 रुपीज का,
और कह रहा है कि एक डेप्रिसिएशन तो जो था वो आप रिकॉर्ड करना भूल गए। साहब अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए तो आपने प्रॉफिट क्या कर रखा होगा, बढ़ा रखा होगा या कम कर रखा होगा? ऑब्वियस सी बात है, डेप्रिसिएशन है आप लोगों का खर्चा, एक्सपेंस, तो आपने अपने प्रॉफिट को क्या कर रखा होगा, आपने अपने प्रॉफिट को कम कर रखा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कम कर रखा होगा तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आप उससे वापस क्या कर दो, लेस कर दो। आप लोगों ने अपने प्रॉफिट को कम कर रखा है, यानी कि 90,000 माइनस आप क्यों कर दोगे, तो ये आप लोगों का आ गया 75,000, यानी कि करेक्ट आंसर इज ए। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए। Profit for ₹21 was ₹1,50,000 after charging abnormal loss of ₹30,000 due to firm. फॉर गुडविल कैलकुलेशन एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी। देखिए, जब भी आप गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल प्रॉफिट का, लॉस का, ये एडजस्टमेंट आप लोगों को करने पड़ेंगे। वो कह रहा है कि एक साल आपके क्या हो गया था, आग लग गई थी। साहब आपको गुडविल की कैलकुलेशन करते वक्त फ्यूचर के प्रॉफिट लेने, हर साल थोड़ी ना आग लगेगी। इस साल आग लग गई थी तो इसका जो लॉस था वो एडजस्ट हो चुका है। ये 1,50,000 में ऑलरेडी 30,000 लेस हो चुके हैं। आप लोग क्या कर दो, वापस इसको ऐड कर दो, यानी कि आप लोगों का कितना हो जाएगा आंसर सही, 1,80,000 आप लोगों का एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। ओके, चलिए बढ़िया आगे। प्रॉफिट फॉर ₹2020 was ₹2 lakh including profit on sale of land ₹40,000 adjusted profit will be। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये और आपको समझनी होगी। देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि आपने एक लैंड बेच दिया जिसके कारण आप लोगों को प्रॉफिट हो गया। साहब क्या ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की कैटेगरी में? देखो साहब, आपके बिजनेस का काम चीजों को बेचना खरीदना है। जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, एसेट्स आपने बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखी होती है। बेच सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या आप हर साल अपने बिजनेस में लैंड को बेचते रहोगे क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है वो कौन सा प्रॉफिट है? ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है यार, ऑब्वियस सी बात है। ये तो हर साल थोड़ी कोई असेट बेच रहे हो। उस साल का प्रॉफिट क्यों बढ़ा हुआ है? उस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है क्योंकि आपने एक असेट बेच दी। आने वाले पार्टनर को या जाने वाले पार्टनर को इस बात से मतलब थोड़ी है, वो इसके लिए थोड़ी पैसे देगा आप लोगों को कि साहब आपने तो इस साल में ना एक असेट बेच दी थी, इतना प्रॉफिट हो गया, अब उसका पैसा भी हमसे मांग रहे हो। नहीं साहब, आप लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं फ्यूचर के। तो फ्यूचर में इंटरनल प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोगों को ये जो प्रॉफिट है, जो एबनॉर्मल कैटेगरी का है, ये हटाना पड़ेगा। 2 लाख था, 40,000 का प्रॉफिट इसमें था, तो कितना प्रॉफिट कर दोगे? 1,60,000 रुपीज। चलिए बढ़िया आगे। प्रॉफिट फॉर ₹23 वॉज 2,50,000 इट इंक्लूड्स। देखो अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आ गई, ये सारी चीजें माइंड में एकदम क्लियर रहनी चाहिए। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा। क्या कहता है? प्रॉफिट आप लोगों का कितना था? 2.5 लाख रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर रखा है तो आपने प्रॉफिट को भी क्या कर रखा है? कम। और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा रखा है तो आपने प्रॉफिट को रखा है बड़ा। यहां पर आपने क्या कर रखा है? अंडर वैल्यू कर रखा है, तो प्रॉफिट को कम कर रखा है। सही करने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट को बढ़ा दोगे 20,000 से। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज बाय ₹10,000। डेप्रिसिएशन खर्चा है यार, आपने जानबूझ के ज्यादा खर्चा दिखा दिया, तो आपने अपने प्रॉफिट को क्या कर रखा है? कम कर रखा है। हमको सही करना है तो हम इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज है, ज्यादा चार्ज किया, प्रॉफिट को कम कर रखा है, सही करने के प्रॉफिट को प्लस कर दो। एबनॉर्मल गेन है 30,000 का, अभी डिस्कस किया। क्यों लेंगे हमको तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए साहब, हम इसे कर देंगे माइनस। फिर आपसे पूछ रहा है कि एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होगा, प्लस माइनस की कैलकुलेशन करो, कितना हुआ। ये आप लोगों का हुआ 30,000 ऐड हुआ 280, 280 में ये 30 लेस हुए, यानी कि 2.5 लाख, यानी कि करेक्ट आंसर इज 2,50,000 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर। आ गई ये बात समझ में? बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने उनकी प्रैक्टिस कर ली।
अगेन एक बार मैं बहुत क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, जब आप लोग गुडविल के वैल्यूएशन करोगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट करोगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों का एबनॉर्मल गेन है तो वो लेस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस है तो वो ऐड हो जाएगा। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन स्टॉक की बात करता है तो क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रखा है, प्रॉफिट भी बढ़ा रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कम कर रखा है, प्रॉफिट भी कम कर रखा है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करोगे। साल अगर ज्यादा दिए हो तो ध्यान रखोगे, अगर किसी साल के क्लोजिंग स्टॉक में गलती है तो इसका मतलब आगे वाले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी गलती है, यानी कि एडजस्टमेंट दोनों साल के प्रॉफिट में होगा। बात दिमाग में बिठा लेना। इसके अलावा अगर कोई असेट खरीदते बेचते हो, उस पर कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो वो नॉर्मल कैटेगरी का नहीं है। बिजनेस का काम असेट को खरीदना बेचना नहीं होता है, चीजों को खरीदना बेचना होता है। इसके अलावा एक बात और क्या ध्यान रखनी है, अगर आप लोगों ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया तो इसका पूरा ध्यान देना है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हैं। आपको हम लोग जो क्वेश्चंस देंगे उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लस उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।